अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे चैप्टर 7 हमारी बुक का, जो कि है अबाउट द वाटर। और उससे रिलेटेड अब हम करने लगे एक क्विज को सॉल्व। क्विज हमने जो सॉल्व करना है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। साथ ही साथ हमने जो वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था उससे रिलेटेड भी कुछ MCQs होंगे। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने लगे अपना नेक्स्ट क्विज, जिसमें हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो है हमारे पास वाटर की हार्डनेस से रिलेटेड, मतलब सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। साथ ही साथ हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बात हुई है, तो अब हम ये देखेंगे कि पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। हम चलते हैं फर्स्ट MCQ की तरफ, और हमारा जो फर्स्ट MCQ है दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपको दे दिए और आपसे पूछा ये क्या है कि इसका प्रोडक्ट क्या है। अब केमिकल रिएक्शन जो दिया है, सबसे पहले तो उसको गौर से देखें। आपको याद होगा कि हमने कॉजेज ऑफ हार्ड वाटर में पढ़ा था कि वैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये बात याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि बारिश का पानी जो है वो जब तक सॉइल पे आता है तब तक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको अपने साथ लेके आता है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब इसके रिएक्ट करने की वजह से क्या होगा, एक और सॉल्ट बनेगा। वो कौन सा सॉल्ट होगा स्टूडेंट्स, याद रखना है, वो बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, वो बाइकार्बोनेट होगा। और वो बाइकार्बोनेट किसका होगा, जाहिर सी बात है उस मेटल आयन का होगा जो हमारे रिएक्टेंट साइड पे लिखी हुई है, जो कि कौन सा है, वो है कैल्शियम। वैसे भी हार्डनेस ऑफ वाटर की जब बात करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की ही बात करते हैं, इसके अलावा हमने किसी मेटल की बात नहीं करनी। अब देख लेते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन बी देखें, उसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट साइड पे कैसे हो सकती है, इसे ये ऑप्शन हमारी वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है। बाकी तीन ऑप्शंस अगर आप देखें, लास्ट ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया केमिकल फॉर्मूला और उसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उन सब का सही लिखा होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप उसको वो कंपाउंड नहीं कह सकते। जो जिस तरह आप ये देखें, ये केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम के साथ 2 का डिजिट है, इसका मतलब है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये इससे गलत होगा। कार्बोनेट वैसे भी हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे नहीं बनना, हमें पता है कि बाइकार्बोनेट बनना है। बाइकार्बोनेट की ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए और सी रह गई है। और यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सही तरह फॉर्मूला नहीं आता तो आप ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन याद रखना है कि ये जो ऑप्शन ए में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला गिवन है, यही आपके पास सही फॉर्मूला है। ठीक है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट ब्रैकेट में है, और फिर ब्रैकेट से बाहर 2 का नंबर होगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन पावर है, वो है 2। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये हो गया हमारा MCQ। इसके साथ साथ हमने हार्ड वाटर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वाटर जिप्सम इज स्पैरिंगली। ऑप्शंस अगर आप देखें तो पता लग रहा है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, कि वाटर में जिप्सम स्पैरिंगली क्या है, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो याद रखना है कि वाटर में जिप्सम स्पैरिंगली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल नहीं होता। इनसॉल्युबल हमने एक और कंपाउंड पढ़ा था जिप्सम के साथ, वो आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था लाइमस्टोन। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है, लेकिन जो जिप्सम है दिस इज स्पैरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, जैसा कि ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं, बोथ ए एंड बी दोनों नहीं हो सकते। एक टाइम पे या तो वो सॉल्युबल होगा या वो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये पेपर में आता भी है, पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड। अब देखें, यहाँ पे उन्होंने आपसे टेम्पररी हार्डनेस का पूछा हुआ है कि किसके सॉल्ट्स की वजह से हो रहा है। ये बात आप सबने याद रखनी है कि टेम्पररी हार्डनेस की बात हो या परमानेंट हार्डनेस की बात हो, जहाँ पे वाटर की हार्डनेस की बात हो गई है, 2 ही सॉल्ट्स हमें इंपॉर्टेंट हैं, जो जिसके हमने सॉल्ट्स बल्कि देखने हैं। वो कौन से आयन्स होंगे, वो कैल्शियम आयन होंगे और वो मैग्नीशियम आयन होंगे। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा कोई तीसरा नहीं है जिसके सॉल्ट्स आपने देखने हैं और वाटर की हार्डनेस की बात करनी है। ये बात समझ में आ रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, कैल्शियम। बाकी पोटेशियम, जिप्सम, कॉपर, ये सारे रॉन्ग आंसर्स हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ही है। और आप गौर करें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की ही सिर्फ बात है, लेकिन स्टेटमेंट किस तरह से चेंज हो गई है। MCQ तो बहुत इजी है ना, उन्होंने तो सिर्फ वही चीज़ पूछी है जो आपने कितनी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ी है। इससे रिलेटेड और भी स्टेटमेंट्स, अभी हम नेक्स्ट MCQs की तरफ जाएंगे तो आपको पता लगेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, विच इज़ इन वॉशिंग पर्पजेज हार्ड वाटर कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ। देखिए, वॉशिंग पर्पजेज में हार्ड वाटर ने किस चीज़ की लार्ज अमाउंट कंज्यूम करनी है।
वॉशिंग है, ठीक है, साथ ही साथ बात हो रही है हार्ड वाटर की। कौन सी चीज़ है जो हार्ड वाटर के साथ सही तरह रिएक्ट नहीं करती? वो है सोप, साबुन। हमने पहले ही पढ़ा है, यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में, कि साबुन सही तरह रिएक्ट नहीं करता हार्ड वाटर के साथ। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें तो पावर तो आपके पास वैसे ही कोई चीज़ नहीं होगी। स्लेट लाइम और डिटर्जेंट्स, तो डिटर्जेंट्स के बारे में याद रखना है कि डिटर्जेंट्स का जो क्लीनिंग एक्शन है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। सिर्फ सोप है वो चीज़ जो कि रिएक्ट नहीं करती है। रिएक्ट कैसे नहीं करती है कि ये इसको बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। यही डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर भी है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, इसको नहीं भूलना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये वही केमिकल रिएक्शन रिपीट हो रहा है, सिर्फ इस दफ़ा क्या हो रहा है, पहले हमने कैल्शियम का सॉल्ट पढ़ा है, अब हम मैग्नीशियम का सॉल्ट पढ़ेंगे। यही दो सॉल्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स पढ़ने हैं और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पढ़ने हैं जब भी वाटर की हार्डनेस की बात करनी है। तो रिएक्शन वही है, देख लें, मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है, वाटर कहाँ से आई है, आप सबको याद होगा, वाटर रेन वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आई है। बारिश के पानी ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया है। और अब आप देखें कि पहले तो आप ऑप्शन डी को देखें ना, उसमें क्लोराइड है। आपके रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ है, मैंने आपको हमेशा समझाया केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट साइड पे चीज़ होती है वही प्रोडक्ट साइड पे होती है, कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही होती है। तो जब रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन या क्लोराइड है ही नहीं तो प्रोडक्ट साइड पे भी इसका मतलब है कि वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस वजह से रूल आउट हो जाती है। अब बाकी ऑप्शंस क्या है, वो है आपका टेस्ट कि आपको कितना पता है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सही फॉर्मूला क्या है, ठीक है। याद रखना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का ये सही फॉर्मूला जो ऑप्शन ए में गिवन है उसी तरह से है जिस तरह कैल्शियम का था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। उसकी रीज़न क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होने की वजह से जो इनकी वैलेंसी है वो भी सेम है, इसलिए जब ये बाइकार्बोनेट बनाएंगे उसका फॉर्मूला भी मिलता जुलता होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे हमने मेटल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ इज सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूसेस लादर विद सोप। सॉफ्ट वाटर क्या रिएक्ट करेगी सोप के साथ, हार्ड वाटर क्या रिएक्ट करेगी? हार्ड वाटर सही तरह से, अगर हार्ड वाटर है तो सोप सही तरह से लेदर प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी जिसकी वजह से उसका क्लीनिंग एक्शन रुक जाएगा। लेकिन सॉफ्ट वाटर की अगर बात करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस गुड लेदर, यही आपका मेन चीज़ है, यही डेफिनेशन है। पेपर में पूछा भी जाए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस, तो यही बात करनी है कि सोप का क्लीनिंग एक्शन सॉफ्ट वाटर की प्रेजेंस में नहीं रुकता लेकिन हार्ड वाटर की प्रेजेंस में रुक जाता है। ये डिफरेंस आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ इज द रिमूवल ऑफ विच आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए, अगर आपने हार्डनेस रिमूव करनी है तो आप कैल्शियम के आयंस रिमूव कर दें और मैग्नीशियम के आयंस रिमूव कर दें, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ही तो कॉज कर रहे हैं हार्डनेस को, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में या तो कैल्शियम लिखा होना चाहिए या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, दूसरे ऑप्शन में देख लें पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कॉपर है। ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, आपके पास सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात होगी। आप देखें वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर से स्टेटमेंट किस तरह से चेंज हो गई है। पेपर में भी इसी तरह से होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इतने ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि किस किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट MCQ इज ड्रिंकिंग हार्ड वाटर कॉजेज डिसऑर्डर्स। ड्रिंकिंग, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप वो हार्ड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो क्योंकि आप उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो पीने की वजह से जो पार्ट आपकी बॉडी का सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा उसी में सबसे पहले मसला आएगा। कौन सा पार्ट कांटेक्ट में आता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इधर कौन सी ऑप्शन है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र है? ये है स्टमक, ठीक है, ऑप्शन सी। ब्लड, हार्ट, किडनी, ये सारी बातें बात के बाद में किस तरह से, हार्ट को तो वैसे ही अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आपके ब्लड को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है या किडनी को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है वो बाद की बात है। सबसे पहले तो हार्ड वाटर जाते ही स्टमक को अफेक्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये बात याद रखते हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। Next MCQ is lack of proper sanitation facilities is the main cause of rapidly spreading dash diseases। कौन से diseases हैं? क्योंकि देखें प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, बुक की एज इट इज़ 9 है। अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वाटर क्लीन नहीं है, जो ड्रिंकिंग के लिए आ रहा है, जो वॉशिंग के लिए आ रहा है वो साफ़ सुथरा पानी नहीं है, उसके अंदर जर्म्स हैं, उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होंगी। ये बात हमने डिटेल में भी की थी कि इनको वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर की वजह से हो रही हैं, ठीक है। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें, वाटर पोल्यूशन डिजीज़ेज़ नहीं कहते, टर्मिनोलॉजी सही आपने याद रखनी है कि उनको वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ कहते हैं।
थर्ड ऑप्शन है हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, लेकिन ये नहीं होता कि लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से सिर्फ हेपेटाइटिस होगा, और भी बहुत सी डिजीजेज होती हैं, इसी वजह से हमने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया। और लास्ट ऑप्शन इज डी, उसका वैसे कोई रेलिवेंसी नहीं है, इस वजह से वो हमने कंसिडर नहीं करना। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, वाटर पॉल्यूशन इज अनफिट फॉर फॉलोइंग पर्पसेज, ये भी आपकी बुक की स्टेटमेंट है, एज इट इज है। इसी तरह से एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। पहला है क्लीनिंग और दूसरा है वॉशिंग। मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में कि वाटर अगर पॉल्यूट हो गया है, उसमें कंटेमिनेंट्स आ गए हैं, इम्प्योरिटीज आ गई हैं, तो एक तो सिचुएशन ऐसी होती है कि वाटर आप पी नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, लेकिन उसको वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो आप किसी तरह रिमूव भी नहीं कर पा रहे, उसने वाटर को बिल्कुल चेंज कर दिया, तो फिर आपका वाटर वॉशिंग के लिए भी अनफिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए भी जो अनफिट है, तो फिर इसका मतलब है वो ड्रिंकिंग के लिए भी अनफिट है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, क्योंकि देखें वॉशिंग नहीं हो सकती, क्लीनिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, तो आपकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट होती हैं कि अगर वाटर इतना अनपॉल्यूटेड है, तो फिर इसका मतलब है ना वॉशिंग हो सकती है, ना क्लीनिंग हो सकती है, ना उसको पिया जा सकता है। वो तो फिर जाहिर सी बात है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ, हमने ये बार बार पढ़ा है कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो है एलजी। बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती बैक्टीरिया, बल्कि हमने ये देखा था कि डिग्रेडेशन का प्रोसेस करता है, ब्रेक डाउन करता है ऑलरेडी मौजूद जो भी चीज़ है जिसकी भी वो डिग्रेडेशन कर सकता है, जैसे कि एलजी की। ठीक है, साथ ही साथ सी ऑप्शन है केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स। केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स तो वाटर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं ना, वो बढ़ा, अगर वाटर पॉल्यूटेड है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से केमिकल्स और ये जो पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट्स है, ये किसी तरह से नए नहीं बनेंगे, बढ़ेंगे नहीं, लेकिन इनकी वजह से किसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, वो है एलजी। इससे रिलेटेड एल्गल ब्लूम का जो कॉन्सेप्ट था वो आप सबको आई होप याद होगा, क्योंकि उसी की वजह से हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तक। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज वाटर पॉल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर बॉडीज की कंटेमिनेशन है। वाटर बॉडीज में कौन कौन सी वाटर बॉडीज आती हैं, आपके पास सीज हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज हैं वो सारी कंटेमिनेट हो जाएगी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हमने सेलेक्ट की। सेकंड ऑप्शन है वाटर मॉलिक्यूलर। वाटर मॉलिक्यूल्स तो देखें अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ अफेक्ट हो रहे हैं उन्होंने ये पूछा है हमसे। थर्ड ऑप्शन है वाटर कंपाउंड्स, लेकिन कहाँ मौजूद हैं। लास्ट ऑप्शन इज वाटर प्राइजेस, तो पोल्यूशन का प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। याद रखना है ये भी आपकी बुक की स्टेटमेंट है, एज इट इज बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे पेपर में आते हैं जो बिल्कुल आपकी बुक की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इसी वजह से आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट। देखें वेस्ट हमने तीन तरह के पढ़े थे जिनको हमने एफ्लुएंट्स भी कहा था। एक था आपके पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, दूसरे थे आपके पास डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और तीसरे थे एग्रीकल्चरल। आपकी स्टेटमेंट में जो भी मैंशन होंगे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमेशा आपने लिखना है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट पूछा गया, तो फिर इसका मतलब है उन्होंने कोई रीजन पूछी होगी, या एग्रीकल्चर वेस्ट से रिलेटेड जो भी वाटर पॉल्यूशन हो रही है उससे रिलेटेड कोई बात होगी। तो क्या उन्होंने पूछा है, इट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ, क्या यूज हुआ है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हुई है, कहाँ से हुई है, एग्रीकल्चर वेस्ट में। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं यूज। पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, बिल्कुल। फर्टिलाइजर क्या चीज़ है, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा सॉइल को ताकि प्लांट्स की ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ नॉर्मल हो सके। पेस्टिसाइड्स क्या चीज़ है, जो कि किल करेगा पेस्ट को। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आपके पास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा और पेस्टिसाइड्स किल करेगा पेस्ट को। तो ये दोनों चीज़ें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन दोनों की वजह से ही क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगी। ये बात याद रखनी है, इसी वजह से यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द वाटर सप्लाई कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ, ये हमने बात पढ़ी थी हमारी बुक में, ये एक छोटे बॉक्स में साइड इंफॉर्मेशन के तौर पे गिवन है। फन फैक्ट है बेसिकली कि आपके ये दुनिया में वाटर सप्लाई में बहुत जगहों पे क्या होता है कि कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की वजह से ही मैंने आपको बताया था कि ये बात फिर पता चली कि क्योंकि टूथ डिके नहीं हो रहा वहाँ पे, तो इसका मतलब है टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंपाउंड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये सारा का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है, फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये भी बुक की लाइन है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक की लाइन है, इससे जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ें तो बुक को कोशिश करें 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, यूज्ड वाटर इज़ कॉल्ड, यूज्ड वाटर इज़ वेस्ट वाटर। ठीक है, वो वेस्ट वाटर है, वो स्वेज भी है, लेकिन वो यूज्ड वाटर है, वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, डिटर्जेंट्स कैन वर्क इवन इन सॉल्यूशंस।
हम जब डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स को पढ़े थे वहाँ पे हमने देखा था कि डिटर्जेंट्स की क्वालिटीज़ में ये आता है कि एक तो ये हार्ड वाटर के साथ भी ये अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर लेती है, साथ ही साथ ये एसिडिक सॉल्यूशंस में भी कर सकती है। तो ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, आपकी बुक की सारी स्टेटमेंट्स हैं, बुक की जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बात हमने पहले ही कर ली है, ठीक है। बेसिक और एल्कलाइन बी और डी ऑप्शन में माइन्यूट सा डिफरेंस है। आपने जब चैप्टर पढ़ा है एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स का तो आपको पता होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, लेकिन हमने बात जब डिटर्जेंट्स की करनी है तो हमने यही कहना है कि ये एसिडिक सॉल्यूशंस में भी बहुत अच्छे से अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और शॉर्ट क्वेश्चंस को बारी बारी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ हार्डनेस अफेक्ट्स द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। कैसे अफेक्ट करेगा क्लीनिंग एक्शन को? लेदर प्रोड्यूस नहीं होने देगा, लेदर प्रोड्यूस नहीं होगी तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोप कंज्यूम होने लग जाएगा। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कम। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनेंगे जो कि एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे आज जहाँ पे भी वो वाटर यूज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं स्कम। ठीक है, हाउ हार्डनेस अफेक्ट्स द क्लीनिंग एक्शन, मोर सोप विल बी यूज्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास है व्हाट इज कम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बन जाएंगे ऐसे जिनकी एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ देख लें आपके पास थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर बाय क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड क्या था? क्लार्क्स मेथड ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करें और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवा दें, वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। केमिकल रिएक्शंस आपकी बुक में जिस तरह से लिखे हैं आपने एज इट इज लिखने हैं। नंबर 4 इज व्हाट इज रोल ऑफ फ्लोरीन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टीथ, क्योंकि ये टूथ डिके को डिले करता है, टूथ डैमेज को डिले करता है, इसीलिए फ्लोरीन इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द स्टेटमेंट हाउस होल्ड वाटर इज द रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हाउस होल्ड वाटर क्यों है? उसमें डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, उसमें वेस्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर फॉस्फेट आइंस जा रहे हैं, जिसकी वजह से एलजी की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमने इस लेक्चर में कवर कर ली और ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं से रिलेटेड पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी लेकिन बात वही होगी, इसी वजह से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इनको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, क्विज कराने का मकसद ये होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो सारे सिनेरियोज, वो सारी स्टेटमेंट्स आपको समझाई जा सकें। अब मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गए थे। अगर आ गए तो इसका मतलब है कि अब आपके ये टॉपिक्स बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, आप फिर भी इनकी एक दफ़ा रिविजन करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।